Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9वीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 7, मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात इदारा है। तो सबसे पहले हम पहली बात में नज़र डालेंगे। पहली बात, आम तौर पर मुलाजमत करने से पहले इंटरव्यू देना होता है। इस लफ्ज़ के आम मानी आपसी गुफ्तगू है। इस किस्म के इंटरव्यू के ज़रिए इदारे कंपनियां काबिल अशखास का इंतखाब करती है। अभी यहाँ पे जो हम आज का जो लेसन है हमारा जो है सबक नंबर 7, मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात। जैसे बच्चों हम जैसे बहुत सारे शोबे में आते हैं, जैसे हम कारोबार करते हैं और हम जब जॉब करते हैं, जैसे आप टीचर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, अफसर बनते हो, तो आपके ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, जैसे इंजीनियर बनते हो, तो अगर आप इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, पायलट बन जाते हो, ऐसे अफसर बन जाते हो, तो आपको इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग कंपनियों में जाना पड़ता है ना, जहाँ पे आप इंटरव्यू दो और सिलेक्ट हो सको और वहाँ पे अपना काम शुरू कर सको। ऐसे इंटरव्यू में मुलाजमत के उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, अहलियत, ज़हनी इस्ताद और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। मतलब ऐसे वक्त में हम जैसे जैसे बच्चों आपको बड़े होकर टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, ऑफिसर बनना है, एडवोकेट वकील बनना है, अफसर बनना है, बैंकर बनना है, तो आप जब आपने डिग्री हासिल कर ली तो आप जॉब ढूंढने के लिए बाहर तो जाओगे ना, कंपनियां ढूंढोगे ना। जैसे टीचर जो रहेगी वो स्कूल में जॉब तलाश करेगी, कॉलेज में तलाश करेगी, जो डॉक्टर रहेगा हॉस्पिटल में तलाश करेगा, इंजीनियर रहेगा जो बड़ी बड़े कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में मिलों में जॉब नौकरी ढूंढेगा। तो वहाँ पे हम जॉब के लिए हम कैसे बंदों को हम चुनते हैं जिसमें हर चीज़ की काबिलियत हो, मालूमात ज़हनी हो, अच्छा बहुत ही उसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा उसके अंदर टैलेंट हो, अच्छे उसके अंदर बोलते हैं हुनर हो, तब जाके हम उसे चुनते हैं। इंटरव्यू की एक और किस्म है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्सियत के कारनामों को तारुफ हासिल करके अलावा इस शख्सियत और अंदाज़े फ़िक्र से वाक़फ़ियत हासिल की जाती है। इसका ताल्लुक मुलाजमत से नहीं होता। इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स के ख्यालात और ज़हनी रुझानात शख्स का अंदाज़ा होता है। इंटरव्यू की सहूलत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आती हैं। इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी, दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। रिसाले या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। बिलमशाफा गुफ्तगू के अलावा सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अब जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, पायलट हो गया, तो तरह तरह के जो शोबे रहते हैं इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, उनसे बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। अब इंटरव्यू के लिए जैसे आपने अदाकारा को देखा होगा, स्पोर्ट्स स्टार को देखा होगा, क्रिकेटर को देखा होगा, आपने हर शोबे को लोगों को देखा होगा। तो उसमें देखो हम जब हम इंटरव्यू के लिए देते हैं, जैसे हमारा एक तरफ का एक ऑडिशन हो जाता है, उसमें हमारे हर चीज़ देखा जाता है। मतलब जैसे आजकल अगर हमें किसी चीज़ का इंटरव्यू के लिए देने जाना, सपोज एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको आपको टीचर का देना है या इंजीनियर का देना है या डॉक्टरी का इंटरव्यू देना है, तो आप देखो आजकल तो हर चीज़ें स्मार्ट सिस्टम हो रहा है कि हम 2024 में जी रहे कि हर किसी के बच्चे से बूढ़े तक के सबके पास मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। लोग इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। तो हमें कोई भी चीज़ें ढूंढनी होती है, हम फ़ौरन से यूट्यूब ऐप खोलते हैं, उसमें हमारी सारी मालूमात की चीज़ें मिल जाती है। जैसे हमें एक्सरसाइज देखना है या खाना बनाना देखना है या कुछ फिल्में देखना है, ड्रामे देखना है, तो इससे हमें इंटरनेट से हमें मदद हासिल होती है। तो आइए सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान मोहम्मद जान पहचान जान पहचान मोहम्मद अब्दुल मुज़फ़्फ़र हनफी यकीम अप्रैल 1936 को खंडा या मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। जैसे मोहम्मदुल मुज़फ़्फ़र है, मतलब वो 1 अप्रैल 1936 को खंडा मध्य प्रदेश में पैदा हुए और उन्होंने उर्दू में एमए पीएचडी की डिग्री हासिल की। एलएलबी भी किया। मुज़फ़्फ़र हनफी शाद आरफी के आखिर शागिर्द 1976 में उनका तकर्रुर जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे में उर्दू में हुआ। फिर 1979 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल शहर प्रोफेसर सदर शोबा उर्दू मुकर्रर हुए। वो 2001 में वहाँ से सकबदोश होकर अदब की तकलीद में मसरूफ़ है। मतलब वहाँ पे वो प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद वो ये शोबे में तख्लीक हो गए। 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ मुर्तज़िम मुज़फ़्फ़र हनफी ने उर्दू की मुख्तलिफ अज़ाब में तबाह आजमाई की। उन्हें कई अकेडमियों उन्हें कई एकेडमियों इदारों से इनामात मिल चुके हैं। जिस तरह की तरह तरह के वो मज़ामीन लिखने लगे तो उन्हें बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। पानी की ज़बान, तीखी गज़लें, खुल जा सिमसिम, तिस्मे शख्सियात,
नकद रेज़े, तंकीज़ी लवाबात, शाद आरफी, शख्सियत फ़न, उनकी चंद अहम किताबें जैसे वो तरह तरह के मज़ामीन लिखने लगे तो उनकी किताबें भी शाया होने लगी। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मुलाकाती अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात से मुताल्लिक़ कुछ बताइए। जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम तो हमारे सबसे पहले जो रहता है, जो अफ़सर रहता है, जो हमारा बॉस होता है, वो सबसे पहले हमारा तारुफ़ पूछता है। मुनव्वर हनफ़ी, मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत, अफलास और समाजी बेइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुजरे। मुख्तसरन अर्ज़ है कि मेरा प्राइमरी और मिडिल स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत में बसर हुआ है। अभी यहाँ पे जो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी वो क्या कह रहा है कि मेरा जो फैमिली का जो बैकग्राउंड था, फैमिली जो था, मैं बहुत बचपन लड़कपन मेरा जो था बहुत ही गरीबी में मैंने ज़िंदगी गुजारी है। अब हमारा स्कूल काफ़ी मिडिल क्लास स्कूल था। वालिद साहब खंडा में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वालिदा 3 बेटियों और एक बेटे के साथ आबाई वतन हमसा फतेहपुर में रहने पर मुसर्रर थी। मतलब उसके जो वालिद थे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। अब वालिदा जो है अपने आबाई वतन में वह अपने 3 बेटों और एक बेटे के साथ रहने लगी। हाँ, हाँ। खंडवा से 10 रुपए का दूसरे का कामनी आड़ हर महीने आता था, जिसमें हम 5 नफर महीने भर तंगी तरशी में बसर करते थे। मतलब जो भी उसके अब्बू पैसे कमाते थे तो तब जाके हमारा घर का खर्चा चलता है। इस अफलास के ज़माने मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा नाम भी तीसरे मुकाम पर था। उस दौरान उस दौरान वालिद साहब इस दौरान वालिद साहब मुलाजमत से सकदूश हो गए। मैं 1952 को कानपुर चला गया, जहां बहुत तकलीफ़ें झील कर 2 बरस तक मुलाजम की तलाश में भटके। नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडिल स्कूल टीचर की मुलाजमत मिली। मतलब यहाँ पे मतलब जिस तरह वो कानपुर चले गए, मतलब वहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरी करने लगी, मुलाजमत करने लगे। अब वहाँ पे वो मिडिल स्कूल उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। तकर्रुर दूर दराज के जंगली दलदली इलाके में हुआ। मुतसिब और तंग नज़र अफसरदों की ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज 3 बरस बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने दोबारा मुलाजमत की। फिर मेरी शादी हो गई। 14 बरस तक हुकूमत जंगलात में क्लर्क और रहकर MA LLB और PhD डिग्री हासिल की। कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों के साथ अपने 20 बच्चों की परवरिश के लिए खासे खासे पापड़ बेलने पड़े। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, पूरा अपनी कहानी उसने बताने लगी। मेरी पढ़ाई कहाँ से हुई, मेरे पापा मैंने किस तरह परवरिश की, किस तरह मैंने मतलब काफ़ी मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। फिर मेरी शादी हुई। अब जाके मैं अपने बीवी बच्चों के लिए मतलब पापड़ बेल रहा हूँ। मुलाकाती, आपने रसाइल के लिए कब लिखना शुरू किया? आपकी इब्तिदाई तख्लीक़ात कहाँ शाया हुई? अभी यहाँ पर मुलाकाती की बोला कि आप रिसाले कब से लिखना शुरू किया, आपकी इब्तिदाई तख्लीक़ात कहाँ शाया हुई? मुज़फ़्फ़र हनफ़ी कहानियाँ दस्ताने पढ़ने का मैं शौक़ लड़कपन ही में जुनून की हद तक पहुँच गया था। 13 बरस की उम्र में ऐन इम्तिहान के ज़माने में वालिद मरहूम ने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ते हुए मुझे पकड़ लिया, ख़ास सर्जिश की और ये भी कहा कि ऐसा ही शौक़ है तो पढ़ लिख कर इस लायक बनूँ कि तुम्हारी तहरीरें दूसरे पढ़े। चनाचे इस वक्त से चल मेरे खामे बिस्मिल्लाह। दहली से बच्चों का रिसाला खिलौना नया जारी हुआ था। बच्चों के लिए मेरी तहरीर करदा लतीफ़े कहानियाँ नज़में इस पर्चे में छपी। फिर फुलवारी और दहली, टाफ़ी, कालिया, लखनऊ, दोस्त, कराची, हिंदू पाक के दूसरे बच्चों के रिसाले के लिए मैंने खूब लिखा। मकाम शिक्र है हुकूमत हिंदी की मजमूई तस्वीर किताबों से लेकर दी गई है। अभी यहाँ पे जो मुलाकाती वो बता रहा है कि मैंने मतलब बचपन से फिर जिस तरह मैंने कहा लिखना शुरू किया 13 बरस की उम्र में, तो मेरे जो अब्बा जान थे उन्होंने भी मुझे, मेरे जो वालिद मरहूम थे वो भी बोले थे कि अगर तुम वाकई तुम अच्छा लिख सकते हो तो तुम इसमें होशरुबा की जैसे किताबें लिखो। इसमें लोग बच्चे तो कहानी नज़में लिखना शुरू कर दिया, जैसे लोग काफ़ी बच्चों के लिए फुलवारी, टॉफ़ी, कालिया, ये सब चीज़ें मज़ामीन लिखे तो बच्चे ताकि दिलचस्पी लेके पढ़ने लगे और सुनने लगे। रियासतों की दरसी किताबों में मेरी तख्लीक़ात शामिल है। मैं अब भी नज़मों के लिए नज़में वगैरह लिखता हूँ। मुलाकाती, बच्चों के अदब में कौन सी खुशियाँ ज़रूरी है? अभी मुलाकाती बोला बच्चों के लिए कौन कौन से रिसाले लिखना चाहिए? मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, हम अपने बच्चों को जादूगरों, परियों, आसिबों की कहानियाँ बहुत सुना चुके हैं। आज के बच्चे भी कुछ यकीनन ऐसे होंगे जिन्हें जादुई कहानियाँ पसंद होंगी। हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान में ऐसी तख्लीक़ात पहले ही से ही मौजूद है। आज बच्चों का अदब तक़लीद करने वालों को अपने मौज़ूआत अपने आसपास की ज़िंदगी मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ करने होंगे, जिनमें मेरे बयान करदा मसाइल या इनसे मिलते जुलते हज़ारों दूसरे मसाइल शामिल हैं। मैं नहीं समझता कि मौजूदा हिंदुस्तान का बच्चा जो पिछली सदी के बच्चे से कहीं ज़्यादा ज़हीन बाशऊर है।
काफ़ी तिरस्मानी कहानी से दिलचस्पी रखता है। अभी यहाँ पे मुलाकाती बोल रहा है तुम बच्चों के लिए कौन कौन से रिसाले शाये होने चाहिए, किस तरह की कहानी उन्हें पढ़नी चाहिए। तो मुजफ्फर हनफी क्या कहता है, आजकल के बच्चे जो आमतौर पर जादूगर, परियों, राजा महाराजा, आसिबों की, जानवरों की, परिंदों की कहानियाँ पसंद करते हैं। लेकिन आजकल तो बोलते हैं ना, ये सब बच्चे भी सुन सुन के काफ़ी मतलब वो हो गए। लेकिन हमें बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनानी जो उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, जो उन्हें उनकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम साबित हो। मुलाकाती, अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में आजकल के बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत पर बच्चों का अदब लिखना चाहिए। अभी यहाँ पे मुलाकाती मुजफ्फर हनफी से बोला, तो आपके ख्याल से बच्चों के लिए किस तरह के मौज़ूआत लिखना चाहिए, किस तरह का उन्वान लिखना चाहिए। गुज़श्ता बरसों में राकेश शर्मा की खलाई महम में बच्चों ने जिस गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, वही मेरा ख्याल का मुँह बोलता जवाब है कि आज बच्चे मसनूई सैयारों और रोबोट कंप्यूटर पपनडब्बियों की वही वही को दर्जा देते जो कल माजी में देव और परियों को हासिल था। आज के बच्चे का कोई काप खला है, परिस्तान अंटार्कटिका है, कोई भी मौजू का समाजी बुराइयों से ताल्लुक़ रखता हो या कोई पैमाने से, वो साइंस महम या जंग जूही बजाते खुल दिलचस्प नहीं हुआ करता। इसे दिलचस्प बताता है कि हमारा बर्ताव सलीका, अलबत्ता मकसदी कहानियाँ लिखते हुए हम इस नक्ते को ज़रूर महलूज रखना होगा। बच्चे बराह रास्त इख्तियार अपना 15 नसीहत का दरस सुनना नहीं होगा। ये कड़वी गोलियाँ इससे उसे स्कूल घर में काफ़ी खिलाई गई है। कहानी के किताब रसूलों का सहारा तफरी की गर्ज लेता है। चनाचा हमारे फनकारों को अपने मकासद शहद शिकर में लपेट कर पेश करने होंगे। मुझे सूफ़ी सिद्दीकीन की ऐसी मकसदी कहानियाँ अदब जिनमें बच्चों को की दिलचस्पी के ऑफर सामान भी मौजूद होगा, वाज़ह नज़ीरों के मुकाबले कई ज़्यादा अगर साबित होंगे। अभी यहाँ पे मुजफ्फर हनफी यही कह रहे हैं कि हमें परियों की और ये राजा महाराजाओं की, परिंदों की, जानवरों की कहानी के बजाय हमें कौन सी कहानी सुनाना चाहिए, राकेश शर्मा की, जो वाकई हमारी हकीकत से साबित होती है। जैसे आजकल मसनवी सैयारे, रोबोट, कंप्यूटर के सबसे बच्चे तो वाकिफ़ होंगे। जैसे उनके लिए देव परियाँ क्या बन गई है, कोई काफ का खला बन गया, पाकिस्तान उनके लिए अंटार्कटिका बन गया। तो हमें हमारे हकीकी ज़िंदगी बच्चों को बताना चाहिए कि आप ज़िंदगी के किस शोबे में आगे बढ़ सकते हो, किस तरह आप तरक्की कर सकते हो अपने ज़िंदगी के सफ़र में। चुमा हाँ, चुनाचे हमारे फनकारों को अपने मकासद शहर शुगर में लपेट कर पेश करने वाले होंगे। मुझे सूफ़ी सिद्दीकीन में ऐसी मकसदी कहानी अदब जिनमें बच्चों की दिलचस्पी का अफर सामान भी मौजूद होगा, वाजिया नसीहत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कर साबित होंगे। उन्हीं के वतन से एक साफ़ सुथरा पुरसुकून तरक्की याफ्ता रोशन हिंदुस्तान बरामद होगा। मुलाकाती, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में बच्चों के अदब की फ़नी तजरीज़ सूरत हाल क्या है। मुजफ्फर हनवी, दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक में बहुत सी ज़बानें राइज है, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं, अलबत्ता अंग्रेज़ी से याद अल्लाह है कि उसमें अदब अतफ़ाल का इंतहाई उम्दा मियारी ज़ख़ीरा है जो पेशकश के लिहाज से बहुत दिलखुश है। अब ये मुलाकाती क्या बोला, तुम्हारे हिसाब से बच्चों के लिए कौन कौन से इनवान लिखनी चाहिए, कौन से किस मौजू पे हमें कहाँ पे किताबें लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मुजफ्फर हनफी क्या बोला, हमें बच्चों को हकायक बताना चाहिए ज़िंदगी के में क्या कौन से हालात हो रहे, जैसे राकेश शर्मा का उन्होंने जिक्र किया, जैसे आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर, पायलट, जो भी बहुत से जो भी आप ज़िंदगी के सफ़र में तरक्की कर सकते हो, वो उन्वान हमें वो मौजू पे उस मौजू पे हमें लिखना चाहिए। मुलाकाती, हमारे नामुर अदीबों शायरों ने बच्चों का अदब तख्लीक किया था, आज हमारे मशहूर कलमकार इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। मतलब मुलाकाती क्या बोल रहे हैं, हमारे जो नामुदार अदीब है, शायर ने बच्चों का जो अदब से तख्लीक लिखा है, आज हमारे मशहूर कलमकार जो है इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। जैसे मुलाकाती जो है अदीब है, शायर के ने बच्चों के इसमें लिखा है कि बिल्कुल आजकल हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। मुलाकाती जो क्या बोल रहा है कि आजकल तो बोलते हैं ना, जैसे बड़े बड़े शायर के बाद अब बड़े बड़े मुसन्निफ रहते तो बच्चे उस पर दिलचस्पी नहीं थे। मुजफ्फर हनबी, कोई ऐसा शायर नहीं जिसने बच्चों के लिए अदब तकलीद ना किया हो। मीर सूद वगैरह के अलावा गालिब ने बच्चों के लिए कादिर नामा भी लिखा है। उनके बाद इकबाल को लीजिए, इकबाल ने बच्चों के लिए कितनी अच्छी नज़में लिखी है। आगे चले तो फैज़, कृष्ण चंद्र और असमत चगताई, महफिज जालंदी, रफ़ी जालंदी, अहमद नदीम कासमी, मिर्ज़ा अदीब और कुर्तुल ऐन हैदर के नाम मुझे याद आ रहे। उनके जो दूसरे कारनामे हैं उनकी जानिब ने खूब तवज्जो की, लेकिन अदब मुतफ़ाल की अपनी बुनियाद बनाने वाले अदबा शहरों के लायक नहीं है। अदब अतफ़ाल की जानिब से नए निकलने के लिए भी कभी माइल होते हैं, वहाँ से हासिल कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पे जैसे कादरी नामा जैसे उन्होंने मुनफ़िर भी बनाया बच्चों के लिए। जैसे आजकल तो ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं सुने, जैसे इकबाल ने बच्चों के लिए कितनी नज़में लिखी, कहानियाँ लिखी, बहुत से शायर जैसे नवाज़ अदीब, तो बच्चे काफ़ी दिलचस्पी लेके पढ़ने लगे। मुलाकाती, बच्चों के गैर लिसानी अदब मसलन कार्टून वीडियोस अपनी
اینیمیشن فلمیں وغیرہ کی تعلیمی اہمیت کیا ہے، یہ بچوں کی کردار سازی میں کس حد تک مفید ہے؟ ملاقاتی کیا بھی سوال کرتا کہ آج کل کے بچے کارٹون ویڈیو اینیمیشن میں کافی دلچسپ لے رہے، تو ان کے لیے کیا فائدے ثابت ہو سکتا ہے؟ مظفر حنفی: بے شک تدریسی کا کام میں سب بہت تعاون، البتہ کردار سازی کے ساتھ یہ چیزیں بعض منفی اثرات بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچے اکثر کامکس اور کہ میں بہت عادی ہو جائے، اس طرح پڑھنے لکھنے کا انہیں وقت نہیں ملتا، صحت پہ برا اثر پڑ جاتا ہے، اس لیے انہیں دیکھنے اور پڑھنے میں تو توازن ضروری ہے۔ جیسے مطلب بچے کیا مظفر حنفی کیا کہ آج کل کے بچے جو ہے کارٹون اور اینیمیشن اور ویڈیوز پہ کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں، جیسے ریلس آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ کارٹون آتا ہوگا، اینیمیشن آتا ہوگا، اس پہ کافی مطلب یہ سب چیزیں زیادہ اچھی نہیں ہے، تھوڑی دیر تک صحیح ہے۔ ملاقاتی ٹیلی ویژن موبائل کو ادب کے لیے ایک چیلنج تصور کیا جا رہا ہے، لوگ خاص طور پر طلبہ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی ملاقاتی کیا رائے ہے؟ آج کل بچے کافی دلچسپ موبائل ٹیلی فون ریلس ویڈیو شارٹس میں لے رہے ہیں، ان سے بچوں سے کتابیں دور ہوتے جا رہی ہیں۔ مظفر بھی ٹیلی ویژن موبائل وغیرہ فون وغیرہ صرف ادب کے لیے ہی نہیں ہے، پورے پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی تصویر درست ہے کہ پچھلے لوگ کہتے کہ جو چور کو نگہبان بنا دیے سے چوریاں رک جاتی ہے، ایسا کچھ کیا جائے تجدید تعلیم کے لیے الیکٹرانک میڈیا ہی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے۔ ابھی یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن موبائل تو آج کل لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب یہ تو صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے جس کا استعمال کافی لوگ کر رہے ہیں۔ ملاقاتی: اردو ادب طوفان میں آپ کا حصہ کتنا ہے؟ مطلب وہ پوچھتے ہیں اردو ادب طوفان میں آپ کا حصہ کتنا ہے؟ مظفر حنفی: نثر میں کہانیوں کے میرے 3 مجموعے، نیلا ہیرا، مندروں کا مشاعرہ، حلوہ چور اور بچوں کی نظمیں کے 6 مجموعے، کھیل کھیل میں، نرسری کے گیت، چٹکارے، مزیدار نظمیں، بچوں کے لیے بول میری مینا شائع ہو چکے ہیں۔ ابھی یہاں پہ مظفر منفی کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو بہت ساری نظمیں اور گیت اور کہانیاں بچوں کے لیے شائع ہو چکی ہے، جیسے نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ، حلوہ چور، بچوں کی نظمیں سب شائع ہو چکی ہیں۔ ملاقاتی: بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہے؟ ابھی ملاقاتی بولے بچوں کے لیے ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہے؟ مظفر حنفی: بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے، یعنی بچوں کی نفسیات سے ان کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے۔ مصنف کا مطالعہ مشاہدہ تجربہ بھی وسیع و متنوع ہے، وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد کرتے، ضیافت سے بھرپور کام لیں، قدیم لوگ کہانیاں دستانوں کو دور حاضر کے سائنس اجازت سے آمیز کر کے ادب تخلیق کیا جائے تو کارآمد ہو جائے۔ اردو میں نرسری رائمس کی سخت کمی ہے، لیکن لکھنے والوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ اساتذہ بچوں کے لیے نصیحتوں کو پوٹ جیسی کہانیاں نظمیں لکھتے، بڑے مستند شاعروں ادیبوں کے ادب اطفال کی تخلیق میں شرکت لازمی ہے۔ بچوں کے لیے شاعری کرنے والوں کے لیے مشاعرے ہونے چاہیے، بچوں کے لیے لکھنے والوں کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر زیادہ موقع فراہم کرنا چاہیے۔ ابھی یہاں پہ جیسے جو ہے مصنف جیسے ابھی یہاں پہ مظفر حنفی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے مطلب اگر مصنف کچھ لکھنا چاہ رہا ہے تو اسے خود بچہ بننا پڑے گا، بچوں کے حساب سے مطلب اسے کہانی لکھنی پڑے گی، جو بھی داستان سائنسی بتا رہا ہے، روبوٹ کارٹون کے ذریعے اور تھوڑے مزیدار کردار پویم کے ذریعے رائمس کے ذریعے اسے لکھنا چاہیے تاکہ بچے خوب دلچسپی لے۔ ملاقاتی: اردو زبان کے طلبہ و طالبات کو آپ کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ مظفر حنفی: کامیابی کے لیے محنت، اب خوب محنت کی ضرورت ہے، اب کوئی شارٹ کٹ تلاش کرنا بیکار ہے، ہر ناکامی عارضی ہوتی، زیادہ کوشش کرنے کی نصیحت کرتی ہے، اللہ بڑا منصف ہے۔ ابھی یہاں پہ ملاقاتی بولتے ہیں کہ آپ کو طلبہ کو کیا پیغام دینا چاہیے، آنے والی جو نسلیں ہیں؟ مظفر حنفی کیا بولتے ہیں کہ کامیابی کے لیے اگر ہم کوئی بھی شعبے میں ہو، بھلے ہم ڈاکٹر انجینئر پائلٹ افسر بینکر کوئی بھی ہو، تو ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی شارٹ کٹ کام اپنانا نہیں چاہیے، کیونکہ شارٹ کٹ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ آپ کی محنت کو دیکھے گا تو ضرور انشاءاللہ ضرور آپ کی کامیابی آپ کو ضرور دے گا۔ ملاقاتی: بچوں کے لیے لکھی گئی اپنی کوئی نمائندہ نظم عنایت فرمائے۔ مظفر حنفی: لیجیے سنیے۔ ملاقاتی کیا آپ کو بولتا ہے کہ بچوں کی سے تعلق کوئی نظمیں سنائیے۔ ابھی یہاں پہ مظفر حنفی سناتے ہیں: 10 روپے فی بوتل پانی، ہکا بکا رہ گئی رانی، اپنا بچپن یاد کیا تو ارزانی سی تھی ارزانی، 12 آنے سیر اصل گھی، 11 آنے تولا چاندی، کیلے تھے 2 پیسے درجن، چاول 5 آنے پنسری،
बायोस्कोप टिकट एक आना, एक कट्ठी का पजामा, स्कूलों में फीस नहीं थी, कॉलेज 2 रुपये महाना, नाना की तनख्वाह जो पूछी, कल 45 रुपया निकली, 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी। अभी यहाँ पे बच्चों की मुजफ्फरनगर बच्चों से बच्चों ताल्लुक वाली सिखाई कि जो पहले का जो बचपन था काफ़ी हम किसे ऐसे ज़िंदगी से फ्री जीते, आज़ाद जीते थे कि हमें कोई टेंशन नहीं होता। हम जो भी खाते थे, चॉकलेट बिस्किट खा के हम मस्त रहते थे। भले हमारे अम्मी अब्बू की तनख्वाह बहुत कम रहती थी, लेकिन हमारा जो ज़िंदगी का जो जीने का तरीका बहुत सुकून से जाता था। हम खूब मज़े करते थे। आइए सबक के ज़रा मायने इशारत देखेंगे। असरत, गुर्बत, अफलास, नफ़र शख्स, पापड़ बेलना, मुश्किलात का सामना करना, याद अल्लाह होना, ताल्लुक़ होना, सर्जिश भला बुरा भला कहना, सख्ती से डांटना, खामा जामशवानी, सख्त मेहनत, मुस्तक़िम मजबूत, कफ़ालत परवरिश की ज़िम्मेदारी, चोला बदलना, भेस बदलना, वाफर बहुत ज़्यादा मकदार में, नर्सरी राइम्स कम उम्र के बच्चों के लिए गीत। तो मुझे उम्मीद है ये सबक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना खूब ख्याल रखिए।